ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। केरलम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत। यूडीएफ बनाएगी सरकार। पूर्व सीएम विजयन अपनी धर्मदम सीट पर जीते, लेकिन अब देश में कहीं लेफ्ट सरकार नहीं। तमिलनाडु में एक्टर विजय बनेंगे सीएम। 108 सीटों पर जीत हासिल कर टीवीके बनी नंबर 1 पार्टी। सीएम स्टालिन की पार्टी डीएमके 59 सीटों पर जीती, जबकि पूर्व सीएम पलानीस्वामी की पार्टी एआईएडीएमके 47 सीटों पर सिमटी। 30 राउंड की गिनती में आगे रही, लास्ट में पलटी बाजी। महज 1 वोट से हारे डीएमके के मंत्री पेरिया करूपन। तिरुपत्तूर सीट से टीवीके प्रत्याशी सेतुपति आर को मिली जीत। बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार 206 सीटों पर हासिल की जीत। टीएमसी के खाते में आई 80 सीटें। सीएम ममता भवानीपुर से चुनाव हारी। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी सीएम ममता। काउंटिंग के दौरान निर्वाचन आयोग और भाजपा पर गड़बड़ी करने के लगाए थे आरोप। 100 से ज्यादा सीटें लूटे जाने का किया था दावा। असम में 2/3 बहुमत के साथ सीएम हिमंता की सेंचुरी। एनडीए ने जीती 102 सीटें। 19 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। जोरहाट से गौरव गोगोई हारे। पुडुचेरी में फिर लहराया एनडीए का परचम। मैनर कांग्रेस को 12 सीटों पर मिली जीत। डीएमके ने 5 जबकि टीवीके ने 2 पर हासिल की जीत। रंगास्वामी 5वीं बार सीएम पद के दावेदार। असम बंगाल में बीजेपी की जीत पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा चुनाव चोरी, संस्था चोरी और अब चारा ही क्या। पंजाब के सीएम भगवंत मान राष्ट्रपति मुर्मू से करेंगे मुलाकात। आप सांसदों के बीजेपी में शामिल होने का उठाएंगे मुद्दा। राइट टू रिकॉल की करेंगे मांग। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर अहम सुनवाई आज। याचिका में अधिनियम की संवैधानिक वैधता को दी गई है चुनौती। पीठ पहले अखिल भारतीय स्तर के मामलों पर करेगी सुनवाई। ईरानी ड्रोन हमले से दहला यूएई। फुजायरा के तेल डिपो में लगी आग। 3 भारतीय घायल। आग बुझाने की कोशिशें जारी। ईरान के कंट्रोल में हॉर्मुज आईआरजीसी ने जारी किया नया नक्शा। अमेरिका को दूर रहने की दी चेतावनी। ईरानी नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी जहाज को बलपूर्वक रोकने की दी धमकी। ईरान से तनाव के बीच अमेरिकी नेवी को मिली सफलता। 2 विध्वंसक जहाजों ने हॉर्मुज के पार फारस के खाड़ी पहुंचे यूएसएस टक्सटन और यूएसएस मैसॉन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट। वॉशिंगटन पोस्ट एबीसी न्यूज एक्सपोज के सर्वे में खुलासा। सिर्फ 37% लोग ही साथ। मिड टर्म चुनाव से पहले झटका। व्हाइट हाउस के करीब हुई फायरिंग। सीक्रेट सर्विस एजेंट ने संदिग्ध को मारी गोली। राष्ट्रपति ट्रंप अंदर इवेंट में ले रहे थे हिस्सा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल। ब्रेंट क्रूड पहुंचा $114 के करीब। $105 प्रति बैरल के करीब पहुंचा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा। 5.12% बढ़ोतरी के साथ 23 करोड़ 40 लाख को किया पार। केंद्रीय प्रत्यक्ष पर बोर्ड ने जारी किए आंकड़े। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में बैंकों बीमा कंपनियों की एंट्री पर लगा ब्रेक। सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे ने दी जानकारी। कहा आरबीआई और आईआरडीएआई फिलहाल इसके पक्ष में नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट से स्पाइसजेट को झटका। कलानिधि मारन और कल एयरवेज के साथ चल रहे कानूनी विवाद से जुड़ी याचिका कोर्ट ने की खारिज। 50,000 का लगाया जुर्माना। महाराष्ट्र में हाल के दिनों में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं और राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। नासिक, अमरावती और पुणे जैसे शहरों में शोषण और छेड़छाड़ के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में एक लेख छपा है, जिसमें राज्य सरकार पर तंज कसते हुए लिखा गया, हाल ही में महाराष्ट्र के नसरा गांव में एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ शोषण कर उसकी जान ले ली गई। पुणे में अत्याचार और जान लेने की घटनाएं बार बार घट रही हैं। मुख्यमंत्री की नागपुर में भी अत्याचार पीड़ित महिलाओं की करुण पुकारें सुनाई दे रही हैं।
सांगली में भी ऐसे शोषण के मामले सामने आए हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग भी उन्हीं के पास है। इसका मतलब है कि कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। पिछले 1 महीने से महाराष्ट्र को उसके हाल पर छोड़कर मुख्यमंत्री फडणवीस पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। अन्य राज्यों में जाकर वो इस बात का दावा कर रहे थे कि महाराष्ट्र में सब कुछ कितना उत्तम चल रहा है, जबकि असलियत में महाराष्ट्र में स्थिति इसके उलट है। मुख्यमंत्री फडणवीस राज्य के गृह मंत्री के रूप में असफल रहे हैं। तो वहीं इस मामले में पूर्व शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सीएम फडणवीस पर तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि पुणे में एक बीमार दरिंदे ने 3 साल की बच्ची का शोषण कर उसकी जान ले ली, जिसे 2015 में एक अन्य मामले में बरी कर दिया गया था। न्यायपालिका के संदेह का लाभ दिए जाने और पुलिस की घटिया जांच के कारण 3 साल की बच्ची की रक्षा करने में ये विफलता हुई। कितना शर्मनाक है। अब देखना होगा कि विपक्ष के तंज के बाद भी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर कोई एक्शन लेती है या नहीं। केरलम विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, वहीं एक नाम सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वो नाम है एडवोकेट फातिमा तिल्हिया का, जिन्होंने मुस्लिम लीग के 75 साल के इतिहास में नया कीर्तिमान रचते हुए मुस्लिम लीग पार्टी की पहली महिला विधायक बनकर उभरी हैं। उन्होंने कोचिकोड की पेरम्बरा सीट पर सीपीआईएम के दिग्गज नेता टीपी रामकृष्णन को हराकर वामपंथी के उस अभेद किले को ढहा दिया है। उनकी ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने वामपंथी के इस मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया है, जहां पिछले 4 दशकों से किसी भी विपक्षी दल के लिए सिंध लगाना नामुमकिन माना जाता था। पेरम्बरा सीट साल 1980 से ही वामपंथियों का एक अभेद किला रहा है, लेकिन फातिमा तिल्हिया ने यहां सीपीआईएम के दिग्गज नेता और एलडीएफ के संयोजक टीपी रामकृष्णन को पटकनी देकर सबको चौंका दिया। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फातिमा को कुल 81,429 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रामकृष्णन को 76,342 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। फातिमा ने 5,047 वोटों से सम्मानजनक अंतर से जीत हासिल की। ये जीत न केवल एक चुनावी सफलता है, बल्कि दशकों से चली आ रही एक ऐसी परंपरा का अंत भी, जहां मुस्लिम लीग की महिला नेताओं को सदन तक पहुंचने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। फातिमा तिल्हिया की सफलता के पीछे उनके सालों की कड़ी मेहनत और वैचारिक प्रतिबद्धता रही है। मुस्लिम लीग की छात्र इकाई एमएसएफ की महिला विंग हरिता की संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। पार्टी के भीतर लैंगिक न्याय और महिलाओं के सक्रिय भागीदारी के लिए आवाज उठाई, जिसके कारण उन्हें कई बार अपनी ही पार्टी के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई और कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कोझिकोड नगर निगम के पार्षद के रूप में जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत की। अब चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती है। सीटों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस आईएनसी ने 63 सीटों पर जीत दर्ज की है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 22 सीटें मिली है, जिससे गठबंधन को मजबूती मिली है। वहीं सीपीआईएम को 26 सीटें और सीपीआई को 8 सीटें मिली है। इसके अलावा केरल कांग्रेस को 7 और आरएसपी को 3, जबकि बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली है। बिहार की सियासत में एक बार फिर सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। ये बंगला राबड़ी देवी के नाम से 10 सर्कुलर रोड पर अलॉटेड है और इसमें लालू यादव और राबड़ी देवी का परिवार पिछले 20 सालों से रह रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने राबड़ी देवी को यह सरकारी आवास खाली करने के लिए अल्टीमेटम उस वक्त दिया है जब महज 2 दिन पहले ही पूर्व सीएम और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार लालू यादव के पड़ोसी बने हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नीतीश कुमार सीएम आवास एक अड़े मार्ग छोड़कर दूसरे सरकारी आवास 7 सर्कुलर रोड में 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। इस बदलाव से पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी नीतीश कुमार के पड़ोसी बन गए हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के बंगले से सिर्फ 200 मीटर दूर रहने वाली राबड़ी देवी को सरकारी बंगला 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। इस घटनाक्रम ने राज्य की सियासत में उबाल ला दिया है। कयास है कि आसपास रहने से लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच करीबियां बढ़ सकती हैं और ये एनडीए के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए माना जाता है कि पलटी मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और जब से नीतीश कुमार राज्यसभा गए हैं तब से ही यह कहा जा रहा है कि वो सीएम की कुर्सी वापस लेने के लिए कभी भी बीजेपी को झटका दे सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और लालू यादव का पड़ोसी होना
एनडीए और खास तौर पर बीजेपी के लिए डर का माहौल बना रहा था। राजनीतिक जानकारों का भी यही मानना है कि बीजेपी को डर है कि नीतीश कुमार पहले से ही मन बदल रहे हैं। ऐसे में लालू से करीबी बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकती है। जबलपुर के बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे को लेकर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस घटना को लेकर एमपी कांग्रेस और पार्टी की युवा विंग यानी इंडियन यूथ कांग्रेस ने राजधानी भोपाल में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के सरकारी आवास का घेराव करने निकले और सांकेतिक शब्द लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया और पीड़ितों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर देने की मांग भी की। साथ ही पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी को तुरंत बर्खास्त करने की मांग भी की गई। इसे लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि जबलपुर में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबलपुर के बरगी डैम में हुए हादसे में जान गंवाने वाले मासूम नागरिकों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। हमारी मांग है कि इस हादसे के जिम्मेदार पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी और अधिकारियों को पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए। पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने भी इस हादसे को लेकर सरकार की घेराबंदी की। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई ने प्रदर्शन की जानकारी देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि भोपाल में जबलपुर के बरगी डैम में हुए दर्दनाक हादसे के विरोध में जिला युवा कांग्रेस द्वारा प्रदेश युवा कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक परमार और जिला अध्यक्ष अमित खत्री के नेतृत्व में युवाओं ने अपने कंधों पर 11 प्रतीकात्मक शब्द लेकर पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी के बंगले का घेराव किया। जैसा आप जानते हैं कि 30 अप्रैल की शाम करीब 5:30 बजे क्रूज लगभग 37 लोगों को लेकर सैर पर निकला था। इसमें 35 पर्यटक और 2 क्रू मेंबर सवार थे। खमरिया टापू के पास अचानक मौसम बदला। तेज आंधी और ऊंची लहरों के कारण क्रूज अनियंत्रित होकर पानी में समा गया, जिसमें कई लोगों के जान जाने और कई लोगों के लापता होने की खबर सामने आई। इस हादसे को लेकर शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि अगर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती या एहतियात बरते गए होते तो यह हादसा नहीं होता। हादसे के बाद से ही विपक्ष ने सरकार पर अपने हमले तेज कर दिए हैं और अब प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुआवजे का ऐलान करते हुए जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की बात कही है। लेकिन विपक्ष ने ये राशि बढ़ाने के साथ ही पर्यटन मंत्री को तुरंत बर्खास्त करने की मांग भी कर दी। ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। असम से लेकर केरलम तक विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग सामने आ गए हैं। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार चुन ली है। सबसे पहले बात करें दक्षिणी राज्यों की, तो यहाँ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु और केरलम दोनों ही राज्यों में पार्टी अपने पैर जमाने में फेल हो गई, जबकि केरलम में कांग्रेस के गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है और सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के साथ वहां कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। आंकड़ों के मुताबिक केरलम की 140 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 71 का है और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ को 100 सीटों पर जीत मिली है। सीपीएम के नेतृत्व वाले गठबंधन एलडीएफ को 35 सीटें मिली हैं। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली है, यानी एलडीएफ की सरकार जा रही है। हालांकि मौजूदा सीएम पिनरई विजयन अपनी धर्मादम की सीट बचाने में जरूर कामयाब रहे, लेकिन उनकी सरकार के अधिकांश मंत्रियों को हार मिली है। कांग्रेस 63 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसके बाद बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ भी बीजेपी कोई कमाल नहीं दिखा पाई। यहाँ की जनता पर पीएम मोदी का मैजिक काम नहीं आया। एआईडीएमके जिसके साथ बीजेपी ने गठबंधन किया था, वो गठबंधन तीसरे नंबर पर आया है। सत्तारूढ़ डीएमके को भी निराशा हाथ लगी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। कोलाथूर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने, जो सरकार बनाने के करीब पहुंच गए हैं। उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को 109 सीटों पर जीत मिली है। डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन 70 सीटों पर जीतने में कामयाब रहा है। एआईडीएमके गठबंधन करीब 50 सीटों के करीब पहुंचने में कामयाब रहा। इधर चुनाव नतीजे आने से पहले ही टीवीके के प्रमुख विजय के पिता एसए चंद्रशेखर ने कांग्रेस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उसे सरकार बनाने के लिए गठबंधन का न्योता दिया है, यानी तमिलनाडु में टीवीके के साथ कांग्रेस की गठबंधन सरकार बन सकती है। ऐसे में यहाँ सरकार बनाने के लिए नया गठबंधन बनता दिखाई दे रहा है। दक्षिण के इन राज्यों में भले ही बीजेपी मुश्किल से अपना खाता खोल पाई है, लेकिन पुदुचेरी में वो सरकार दोहराएगी।
यहाँ बीजेपी के साथ एनआर कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी। एन रंगास्वामी 5वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं और असम में भी बीजेपी की ही सत्ता लौटेगी। हिमंता विश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया है। बीजेपी 80 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही है, जबकि गठबंधन में ये आंकड़ा 100 तक पहुंच गया है। कांग्रेस के गौरव गोगोई को जोरहाट सीट से हार का सामना करना पड़ा है। टीसीएस मामला ये ना कॉरपोरेट जिहाद का मामला है और ना ही धर्म परिवर्तन रैकेट का, बल्कि ये पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को कॉरपोरेट जॉब से दूर करने की प्लानिंग का एक हिस्सा है। जी हां, ये चौंकाने वाला तथ्य एपीसीआर यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स महाराष्ट्र की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में सामने आया। ये रिपोर्ट 24 अप्रैल को मुंबई प्रेस क्लब में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी की गई। जांच टीम ने सच जानने के लिए बाकायदा दौरा करके टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस से जुड़े लोगों, परिवारों, वकीलों और स्थानीय नागरिकों, निवासियों से बातचीत की और एफआईआर और अदालत की कार्रवाई का भी अध्ययन किया कि किसी संगठित साजिश या बड़े स्तर के धर्म परिवर्तन नेटवर्क का कोई सबूत नहीं मिला है। रिपोर्ट के अनुसार मूल मुद्दा वर्क प्लेस मिसकंडक्ट यानी कार्यस्थल कदाचार का है, ना कि कोई संगठित धार्मिक साजिश। इस मामले को कई जगह लव जिहाद या संगठित धर्म परिवर्तन जैसे एक ऐसा मुस्लिम जिसे आज सारे हिंदू सलाम ठोक रहे हैं। जबलपुर के बरगी डैम में जब अचानक क्रूज डूबने लगा और लोग तड़पकर मर रहे थे, तभी ईंट उठाने वाले 22 साल के मजदूर रमजान ने लोगों को पानी में डूबते और तड़पते देखा तो बिना जान की परवाह किए उसने एक रस्सी लेकर सीधा 25 फीट के ऊंचे पुल से उफनते हुए पानी में छलांग लगा दी और 6 लोगों को अपनी जान पर खेलकर बाहर निकाल लाए, जिसमें 4 की जान बच गई। अब मजे की बात सुनो, जहाँ वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले से अमीर खिलाड़ियों को सरकार करोड़ों रुपए का इनाम देती है, वही सरकार ने इस बहादुर को सिर्फ 51,000 रुपए का इनाम दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार इस गरीब मजदूर को भी लाखों रुपए का इनाम दे, इसलिए आज चुप मत बैठना। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सरकार तक ये बात पहुंचे। असली हीरो को उसका हक दिलाना अब आपकी जिम्मेदारी है।